नमस्कार, आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम चर्चा में, जहां आज भारत के रक्षा क्षेत्र में कैसे 2014 से उल्लेखनीय परिवर्तन आया, जो कि बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर सैन्य बल से विकसित होकर आत्मनिर्भरता और स्वदेशी उत्पादन पर केंद्रित हो गया है। वैश्विक स्तर पर सबसे मजबूत सैन्य शक्तियों में से एक के रूप में भारत क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने और रणनीतिक लक्ष्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देश के रक्षा बजट में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और ये 2024-25 में हुआ। ये देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की सरकार की स्पष्ट प्रतिबद्धता को दर्शाता है और इसी परिवर्तन का केंद्र भारत के रक्षा विनिर्माण उद्योग का विकास है, जो आर्थिक व्यवस्था का एक अभिन्न अंग बन गया। और इसीलिए मेक इन इंडिया पहल और नीति सुधारों के माध्यम से सरकार ने जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसे सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया और विदेशी खरीद पर जो निर्भरता है, डिपेंडेंस है, उसे कम किया। भारत का जो डिफेंस सेक्टर है वो पिछले एक दशक में अभूतपूर्व प्रगति के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है और ये आत्मनिर्भरता जो है वो डिफेंस प्रोडक्शन में हमने नीतिगत कदमों से प्रेरित होकर ली है। 11 सालों में डिफेंस सेक्टर में कई ऐतिहासिक, युगांतकारी और प्रगतिशील बदलाव हुए हैं और प्रधानमंत्री का ये मानना है कि कैसे देश इस सेक्टर में मजबूत हो रहा है। इसी पर हम करेंगे चर्चा आज के इस खास विषय को लेकर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के 11 वर्षों में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का जिक्र किया और भारत को और मजबूत बनाने के लिए देशवासियों की एकजुटता पर खुशी जताई। प्रधानमंत्री ने एक्स में संदेश पर लिखा कि पिछले 11 वर्षों में हमारे रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं और इसमें आधुनिकीकरण और रक्षा उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर भारत बनने पर स्पष्ट ध्यान दिया गया। ये देखकर खुशी होती है कि भारत के लोग देश को और मजबूत बनाने के संकल्प के साथ एकजुट हैं। तो विकास की नई गाथा और इबारत लिख रहा है भारत, जहां सुरक्षा के मोर्चे पर भी शक्ति और जोश से वो परिपूर्ण है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने आतंक के अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। उधर विकास के प्रयासों में तकनीक के समावेशन से जीवन बेहतर हुआ है। देखिए ये खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर देश के बीते 11 वर्ष आत्मविश्वास से भरे और आत्मनिर्भरता को समर्पित रहे। पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क को तबाह करने वाले ऑपरेशन सिंदूर जैसे सैन्य अभियान हो या नक्सली हिंसा पर नियंत्रण, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हर चुनौती का देश ने निर्णायक जवाब दिया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों ने निर्दोष नागरिकों को धर्म पूछ-पूछ कर बेरहमी से मार डाला। भारत ने इस आतंकी कायरता का करारा जवाब दिया और घर में घुसकर आतंक के ठिकाने मिट्टी में मिला दिए। पाकिस्तानी सेना आतंकियों की मदद के लिए आगे आई तो उसे भी शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारत ने आतंक के खिलाफ अपनी नई नीति स्पष्ट कर दी। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब देंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देंगे। विकसित और आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का बेहद अहम पहलू है रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। भारत के रक्षा उत्पादन की धूम आज वैश्विक स्तर पर है।
कभी रक्षा आयात पर निर्भर देश आज 100 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है। भारत के जिन रक्षा उत्पादों की जबरदस्त मांग है, उनमें बुलेट प्रूफ जैकेट, डोर्नियर DO 228 विमान, चेतक हेलीकॉप्टर, तेज गति की इंटरसेप्टर नौकाएं और हल्के टॉर्पीडो शामिल हैं। इन उपलब्धियों के बाद भी देश यही नहीं रुकने वाला। देश ने 2029 तक 3 लाख करोड़ के रक्षा उत्पादन का लक्ष्य रखा है, ताकि भारत रक्षा विनिर्माण का ग्लोबल हब बन सके। विकसित भारत की यात्रा पूरी शान और रफ्तार से आगे बढ़ती साफ देखी जा सकती है। और रक्षा क्षेत्र में भारत की सकारात्मक क्रांति पर चर्चा करने के लिए बेहद 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल डॉक्टर बिपिन बख्शी, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और वहीं हमारे साथ जुड़ रहे डॉक्टर अतुल राणे, फॉर्मर MD CEO ब्रह्मोस एरोस्पेस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साफ तौर पर पहला सवाल बिपिन जी आपसे यही है कि किस तरह से जब हम ग्लोबल स्पेस में आत्मनिर्भरता के साथ रक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, कितना प्रासंगिक आप मानते हैं जो कई ऐतिहासिक फैसले और कई अहम बदलाव रक्षा क्षेत्र में लिए गए सरकार द्वारा? आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऐतिहासिक फैसले हैं जो शायद जो अभी चर्चा हो रही है कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया, पहले बहुत कम था, अभी 23,600 करोड़ हो गया इस साल में। ये सब कैसे हुआ? इसके पीछे कई बहुत ऐतिहासिक फैसले जो आप अभी बता रहे थे, उसमें सबसे बड़ा मैं मानता हूं कि प्राइवेट सेक्टर को डिफेंस के अंदर आने की अनुमति दी गई जी। इसके पहले नहीं थी जी। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। हमारे जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड थे उनको कॉर्पोरेटाइज किया गया। इसके पहले क्या था, एक मोनोपोली था कि हमें जो खरीदना है वो उसी PSU या डिफेंस अंडरटेकिंग से खरीदना है। प्राइवेट वाला बंदा, इंडियन प्राइवेट वाला बंदा नहीं आ सकता, विदेशी प्राइवेट वाला बंदा आ सकता है। तो ये बड़े अजीब किस्म के रूल्स थे जिसके अंडर हम खेल रहे थे, जो कि हमारे घर में जो पनप रही शक्ति है उसको हम मौका नहीं दे रहे थे। अभी जब हमने मौका दिया है तो देखिए कहाँ कूद फांद के आगे हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। अभी हाल ही में ऑप सिंदूर में देखा आपने, आकाश तीर का जो हुआ है, तो और कई चीजें मैं बता सकता हूँ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेकिन आप और सवाल कीजिए। बिल्कुल। साथ ही साथ राणे साहब, क्योंकि जिस तरह से बख्शी जी ने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की हैंड होल्डिंग रक्षा क्षेत्र के लिए बहुत अहम रही, आप इसे खास तौर पर रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए कितना अहम मानते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी जो रक्षा उत्पाद है उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लैप्स इसी में होता था। ऐसे में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का रोल कितना अहम रहा? देखिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तो इज अ मस्ट, इट्स अ रिटर्न, देयर इज नो डाउट। लेकिन वो प्राइवेट पार्टनरशिप जो होता था वो थोड़ा सा कम हो रहा था, एंड एज आवर कलीग हैज सेड, इट हैज गॉट अ फ्लिप रिसेंटली। बट मोर देन दैट, क्या हुआ है कि प्राइवेट इंडस्ट्री हैज कम फॉरवर्ड और वो बोल रहे हैं कि हम करेंगे। अब उनको अर्लियर मौका नहीं मिल रहा था, अब मौका मिल रहा है। 2-3 पीसेस हैव फॉलन टुगेदर। जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स शुरू हुए हैं उधर, इट इज एसेंशियली द प्राइवेट सेक्टर हु हैज कम इन। R&D has only helped the industry to grow, and that's the most important part which has happened. जी। Time wise, of course, it will take maybe a little more time to see the private industry doing their own R&D. लेकिन हम हमेशा बोलते रहते हैं DRDO या दूसरे पब्लिक सेक्टर्स, HAL, जिनके पास R&D स्ट्रांग है जी, वो वैसे ही R&D इंडस्ट्रीज में आए, प्राइवेट इंडस्ट्रीज में आए, वो हमारा लक्ष्य होगा। And that is what we have to work for, and that is what the industry should work for. जी। मैं तो वेट कर रहा हूँ। अब तो मौका मिला है प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ डायरेक्टली काम करने के लिए, और हम देखेंगे कि बहुत ही फर्क आने वाला है इन दी कमिंग 1 or 2 years itself.
बख्शी साहब, खास तौर पर जब हम स्वदेशी रक्षा उत्पादन की बात करते हैं, इसमें 174% की वृद्धि हुई है, यानी डबल डिजिट से भी ज़्यादा। आपको क्या लगता है कि जो फैसले लेने में पहले देरी होती थी, अब नीतियों के निर्माता उसे अमली जामा पहनाने के लिए वक्त नहीं लेते, और आप खास तौर पर इस तरह के फैसलों को जब त्वरित तौर पर आगे लाया जाता है, तो आपका सबसे बड़ा एक हथियार, खास तौर पर जब रक्षा क्षेत्र की बात करते हैं, उसे मजबूती मिलती है। बख्शी साहब, मुझे समझ नहीं आया क्या आप बख्शी साहब, जिक्र रक्षा किए। क्षेत्र में जिस तरह से 174% की वृद्धि हुई है, जब हम डिफेंस प्रोडक्शन की बात करते हैं, खास तौर पर त्वरित फैसले जो लिए गए, वो कितने बड़े सूचक साबित होते हैं सकारात्मक तौर पर इन फैसलों को लेने के लिए? हाँ, तो ये सब फैसले जैसे मैंने कहा बहुत जरूरी थे, लेकिन इसके पहले मैं वो जिक्र करूंगा जो अभी अतुल ने जी ने बोला, R&D। और इन्होंने जिक्र किया कि हम चाहते हैं कि वो R&D और बढ़े इंडियन प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि हमेशा किसी भी डील के साथ हम फॉरेन एजेंसी से TOT मांगते हैं। TOT मतलब ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। हिंदी में कहे कि आपकी जानकारी, जो किसी विदेशी कंपनी ने कोई हथियार बनाया है, वो जानकारी आप हमें दीजिए। जी। लेकिन ये जो मॉडल है, ये अभी तक कभी भी साकार नहीं हुआ है। हम जितने मर्जी भी कॉन्ट्रैक्ट देख लें, जहां TOT हमने मांगा है, वो TOT असल में नहीं हमको मिला है। जी। और अगर हम इसी पे निर्भर रहेंगे और अपना R&D नहीं करेंगे, तो ये हम हमेशा पिछड़े ही रह जाएंगे। तो मैं इसके बारे में और भी कुछ जो है बोलना चाहूंगा कि हम कितना पीछे हैं टेक्नोलॉजी में। बख्शी साहब, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की अगर बात की जाए, तो हमेशा से प्रधानमंत्री जब भी इंटरनेशनल फोरम्स पर जाते हैं, विकसित और विकासशील देशों को सेतु के रूप में यही बात उन्होंने कई मंचों पर कही कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को खास तौर पर कुछ क्षेत्रों के लिए काफ़ी आसान बनाया गया, जिसमें रक्षा क्षेत्र अहम है। मैं यही आपको समझाना चाहता हूँ मैडम, ये जब हम एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मांगते हैं किसी हथियार का, तो हथियार या प्लेटफॉर्म या शिप या हवाई जहाज, तो वो ऐसा हवाई जहाज होगा जो कि किसी विदेशी सेना में ऑलरेडी तैनात है, और कम से कम 3-4 साल की उसकी प्रूवन टेक्नोलॉजी है कि वो किसी विदेशी सेना में है। अगर वो 3-4 साल से किसी विदेशी सेना में है, इसका मतलब उसका निर्माण उससे 5 से 10 साल पूर्व किया गया था। तो जो टेक्नोलॉजी आज हमको ट्रांसफर करने के लिए बोल रहे हैं जी, वो ट्रांसफर होते होते 3-4 साल और लगेंगे। तो जिस वक्त वो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी हमारे भारत में आएगी, उस वक्त वो 15 साल पूरी जो है पुरानी होगी। जी। जो टेक्नोलॉजी हमको चाहिए वो कल की होनी चाहिए। कल मतलब जो आने वाला कल है। हालांकि हम TOT से वो टेक्नोलॉजी पाएंगे जो पिछड़ा हुआ कल, तो ये कभी साकार नहीं होगा। हमें अपना निर्माण खुद करना पड़ेगा और ऐसी टेक्नोलॉजी हम बनाएं कि बाकी दुनिया हमसे TOT मांगे। जी, बिल्कुल। हमें यहाँ पहुंचना। बिल्कुल राणा साहब, क्योंकि दुनिया का रुझान खास तौर पर अब भारत के साथ जुड़ रहा है। अगर हम डिफेंस कई एक्सपोज लगाए जाते हैं, तो दुनिया भर की अलग अलग कंपनीज, हम फ्रांस की बात करें, अमेरिका की बात करें, 80 देशों को अभी हम सैन्य उपकरण सप्लाई कर रहे हैं। ये जो डिमांड और सप्लाई का खेल है, जिसमें भारत अपनी पहचान कई अलग अलग रक्षा उत्पादन से जुड़े जो हथियार हैं उनसे बना रहा है, इसमें किन स्तरों पर और काम करने की जरूरत है? देखिए, अब तक जो हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट्स है, ज्यादातर ये सप्लाई चेन का एक्सपोर्ट्स हो रहे थे। बड़े डिफेंस कंपनीज जो विदेशी है, बोइंग या एयरबस या लॉकहीड, ये इनके सप्लाई चेन में हम शामिल हो गए। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये गलत है, इट इज अ राइट स्टेप। दैट इज, हमारा डिफेंस इंडस्ट्री इज नाउ शोइंग दैट दे आर केपेबल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड क्लास कंपोनेंट्स इन द कंट्री। अब अगला स्टेप क्या है? एक पूरा सिस्टम डेवलप, प्रोड्यूस करके उसको बेचना है और उसको एक्सपोर्ट करना है। वो ऑलमोस्ट आई कुड से वाज डन विद ब्रह्मोस। वी हैव डन एन एक्सपोर्ट, बट देन वो तो जॉइंट वेंचर है। लेकिन ये एक्सपोर्ट के साथ एक दरवाजा खुल गया है। एंड अब हमारे आर्म फोर्सेस हैव शोन देयर कॉन्फिडेंस इन इंडिजिनस टेक्नोलॉजी एंड इंडिजिनस वेपन्स,
which even the world has seen, that Indian technology, Indian developed defense systems are world class and do their job. यानी कि अब हमको एक मौका मिला है to sell our indigenous technology, whatever we have. जी Let it be one step back. Let it not be the current. लेकिन काम किया है and it works. At least let us start selling this. And automatically हम Mark 2, Mark 3 improvements, ये जो spiral development हम बोलते हैं, वो शुरू कर देंगे and we will move forward automatically. लेकिन we have to start exports today of all our items. बिल्कुल। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल इस रक्षा निर्यात में कितना महत्वपूर्ण होने वाला है, इस पर भी करेंगे चर्चा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और रक्षा क्षेत्र में किस तरह से 11 साल की उपलब्धियां रही सरकार की, इस पर हम कर रहे हैं चर्चा। बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। बख्शी साहब, खास तौर पर अगर हम ऐसे देखें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को खास तौर पर रक्षा क्षेत्र में एक अलग ही जॉनर में देखा जा रहा है, जिसमें हम ड्रोन्स की बात कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल आने वाले दशक में कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं रक्षा क्षेत्र को और सुदृढ़ और आत्मविश्वासी बनाने के लिए? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमने ऑलरेडी काम शुरू किया है। हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स IIT दिल्ली में ऑलरेडी हुए हैं और ये हमारे हथियारों को और साकार बनाएंगे। लेकिन हमेशा हमें याद रखना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते वक्त एक लेवल पे कंट्रोल हमेशा ह्यूमन के ऊपर होना चाहिए। मैन इन द लूप हम बोलते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद में एक टेक्नोलॉजी नहीं है, वो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, सेंसर्स, डेटा का सही तरीके से फ्यूजन करना और सही ऑप्शन हमें देना, ये इसका काम है। उसके बाद ऑप्शन चुनना हमारा होना चाहिए और फाइनली जब एग्जीक्यूट होता है उसका मॉनिटरिंग भी हमारे पास होना चाहिए। तो हालांकि इसमें कई किस्म की काबिलियत हैं, लेकिन इसमें कई खतरे भी हैं। तो ये हमें हमेशा ख्याल में रखना है और हमें हमेशा मैन इन द लूप रखना है। जी राणा साहब, डिफेंस कॉरिडोर्स का अगर जिक्र किया जाए और ख़ास तौर पर तमाम राज्य जो प्रतिस्पर्धा के रूप में, भाई अगर उनके यहाँ पर जो डिफेंस एक्सपो लगाए गए, कितने ज़्यादा MOUs उनके साइन हुए कई अलग अलग देशों के साथ, अलग अलग राज्यों के साथ, ये जो कदम सरकार उठाती है ये कितने प्रगतिवादी साबित होते हैं डिफेंस सेक्टर के लिए? देखिए, टिल नाउ द डिफेंस इंडस्ट्री कंप्लेन कर रहे थे, शिकायत कर रहे थे कि हमको मौका नहीं दिया जा रहा है। ये डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है, दिस इज नाउ अ चांस गिवन टू द इंडस्ट्री। ये देखिए, जगह है, पावर है, पानी है, सब कुछ सुविधाएं हैं, करो कुछ। सो नाउ दैट वन एक शिकायत तो बंद हो गया। अब अगला शिकायत क्या होगा? हमको फंड्स चाहिए। अब फंड्स के लिए वो तो अलग बात होगा, that depends on nation's budget and nation's capability, but I always say a company needs to generate its own funds and make a profit, not to give to its shareholders, plow it back into R&D. Can we do that? And that is an example set by so many people, and we should do that also. But the whole idea of defense corridors and the DEF Expos showcase the talents and the capabilities that our country has. We have world-class manufacturing capabilities. Iska kuch bhi, there can be no doubt about it. All our private defense industry, PSUs alag, that wo to hai, they have now proven that they are capable of doing quality defense products.
एंड अगर ये सब हार्नेस करने के लिए we need to work a little bit more together, and there's only one way forward. We will only move forward, and ये तो हो रहा है. It's shown its results also very very quickly. बख्शी साहब, डिफेंस सेक्टर में जब हम नवाचार और नवोन्मेष की बात करते हैं, ऐसे में स्टार्टअप्स के लिहाज से इस सेक्टर में आप कितनी असीम संभावनाएं देखते हैं? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सबको जानकारी है. आईडेक्स चैलेंजेस हुए हैं, हमने 549 प्रॉब्लम्स आईडेक्स के थ्रू सॉल्व किए हैं. इसके जरिए 619 स्टार्टअप्स जो है हमने साकार किए हैं और उसमें 430 कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं जी. लेकिन जिस तरीके से मेरे दूसरे गेस्ट बोल रहे थे, हम सप्लाई चेन में शामिल हुए. अगर हमें सही एक्सपोर्ट करना है तो आप मुझे बताइए, कोई भी शिप, किसी भी बैटल टैंक और किसी भी हवाई जहाज का इंजन हम नहीं बना पाए हैं. हम क्यों नहीं बना पाए हैं? क्योंकि हमारे पास वो क्षमता नहीं है मेटलर्जी की. ये अभी जिक्र हो रही थी कि जो प्राइवेट कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है उसको उसमें R&D में प्लो बैक करना है. लेकिन इसमें एक और कष्ट मैं सुनता हूं हमेशा जब भी मैं मिलता हूं इंडस्ट्री से, कि एक तरफ से तो आप L1 को देते हैं कोट, तो जो मिनिमम प्रॉफिट पे L1 पे आपको कॉन्ट्रैक्ट देना है, तो L1 और कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए बहुत ही कम मार्जिन में लोग बिड करते हैं. प्रॉफिट बहुत कम है डिफेंस इंडस्ट्री में, और अगर प्रॉफिट कम है तो वो R&D में वो कैसे डालेंगे? किसी भी और देश में इस तरीके का डेवलपमेंट नहीं हुआ है. अगर एयरक्राफ्ट इंजन अमेरिका के पास है, वो इसलिए है क्योंकि सीड फंडिंग गवर्नमेंट ने दी है. जिस तरीके से ये बोल रहे थे कि पैसे मांगेंगे, आज की डेट में कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जहां हमारा एमटेक या PhD मेटलर्जी सिखा रहा है. वहां ऐसे हमारे कॉलेज हो जिसमें लैब हो, जिसमें जो टरबाइन जो बनना है उस टरबाइन के मेटलर्जी को हाईएस्ट 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पे चल के एयरक्राफ्ट इंजन जो है काबिल हो, वैसा लैब हमारे पास नहीं है. वैसी यूनिवर्सिटी में हमारी पढ़ाई नहीं है, तो ऐसा साइंटिस्ट कहां से आएगा? चलिए, आप बताइए. बिल्कुल, और साफ तौर पर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर चुनौतियां हैं, जिन पर काम करने की ज़रूरत है, उस पर भी करेंगे चर्चा. और साथ ही जब हम डिफेंस की बात करते हैं तो आर्मी और एयरफोर्स और नेवी, कौन कौन से ऐसे सूचक हैं जहां पर प्रगति की ज़रूरत है, करेंगे इस पर बात. वक्त छोटी सी ब्रेक का है. मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर देश भर में केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस. गिनाई सरकार की उपलब्धियां. विदेशों में पाकिस्तान की पोल खोलने गए प्रतिनिधिमंडल लौटे स्वदेश. करेंगे प्रतिनिधिमंडल के दौरे पर विस्तार से चर्चा. होगा राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले का अपडेट. जानेंगे लॉस एंजलिस में क्या है हिंसा के बाद का हाल. बताएंगे देश भर में मौसम का मिजाज. होगी दिन की हर बड़ी खबर. देखिए न्यूज नाइट रात 8 बजे सिर्फ DD न्यूज पर. ब्रेक के बाद सभी का स्वागत. चर्चा में जहां हम रक्षा क्षेत्र में आज बात कर रहे हैं 11 साल के ऐतिहासिक फैसलों और उपलब्धियों की. राणा साहब, अगर हम ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करें, जिस तरह से जो सफलता भारत ने हासिल की है, ये रक्षा क्षेत्र की इस प्रगति को साफ तौर पर बताता है कि हम लगातार आगे बढ़ते हुए. It's a very proud feeling that हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को करेज मिला है to use indigenous technology. ये अहम बात है. Having foreign weapons and using them is one thing, but using your own weapons, which बहुत लोग बोलते हैं नहीं इंडियन टेक्नोलॉजी काम नहीं करेगा, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है. We are there, and they had the courage to use them and use them with potency. ये अहम बात है. But the other thing is कितना दूरी पे are our opponents. They had foreign technology, supposed to be excellent technology. So technology alone is not the solution. Technology alone is not the answer. Kyunki the man behind the technology, the man behind the machine is also extremely important. Our adversaries had equally good weaponry.
क्यों नहीं इस्तेमाल किए, why they were not able to defend themselves. So it's very heartening to know that our technology is forward right there on the dot. We have the people who know how to use it and have the courage to use it and the wherewithal to do what we want to do when we need to do. Yeah, this is what I take as the biggest takeaway from Operation Sindoor. बिल्कुल, रक्षा क्षमताएं लगातार मजबूत, सशक्त हो रही हैं, सुदृढ़ हो रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, समय कम है, इन विचारों को इस मंच से साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चर्चा में हमने आज बात की कि रक्षा क्षेत्र में किस तरह से 11 सालों के जो पॉजिटिव चेंजेस सामने आए हैं उससे डिफेंस सेक्टर लगातार मजबूत हो रहा है। कल एक और नए विषय के साथ होंगे आपके सामने हाजिर। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।